क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री क्या कब कहाँ और कैसे। अतीत के बारे में हम किस तरीके से जान सकते हैं कि वहाँ लोग किस तरीके से कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, उस टाइम पे जो किसान थे, पशुपालक थे, कृषक थे, वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। तो इस सब के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि नर्मदा नदी जो है, ये रही नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहते थे वो आरंभिक लोग थे, आरंभिक मनुष्य थे जो कई लाख वर्ष पहले रहते थे, कुशल संग्राहक थे और जंगलों से जड़ें, फलों व अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। फिर है जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है, ये भारत की उन मुख्य नदियों में से एक है जो कि उल्टी दिशा में बहती हैं। उल्टी दिशा में बहने का ये मतलब है कि इनका जो ये अरब सागर में गिरती हैं। जनरली जो भारत की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं, लेकिन नर्मदा उल्टी दिशा में बहती है इसलिए कहते हैं। तो ये नर्मदा नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे प्रारंभिक मनुष्य रहा करता था। फिर बताया गया है ये जो आरंभिक मनुष्य था ये कुशल संग्राहक था, इसे खेती वेती करना नहीं आता था। ये जंगलों से जो कंदमूल इकट्ठे करता और जानवरों को आखेट करके अपना जीवन यापन किया करता था। फिर उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये रही उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। तो ये जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया। उनकी जो जीवन शैली थी वो ग्रामीण जीवन शैली थी। भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को वो पालतू बनाते थे। फिर बताया गया है उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। तो उत्तर पूर्व में जो ये गारो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय में पड़ती हैं और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं ये उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं। तो ये कुछ अन्य क्षेत्र थे, प्रारंभिक क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यानी जो आरंभिक मनुष्य था, जो कुशल संग्राहक था, उसने धीरे धीरे कृषि का विकास करना सीखा। तो ये गारो और विंध्य पहाड़ियाँ ऐसे प्रारंभिक क्षेत्र थे। यहाँ पे सबसे पहले जो फसल उपजाई गई वो चावल थी, जो विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी इधर की तरफ जो एरिया था वहाँ सबसे पहले जिस फसल को उपजाया गया वो चावल की फसल थी। फिर है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, ये सिंधु नदी और सहायक नदी। सहायक नदी सबसे पहले तो वो होती है जो अपने प्रवाह क्षेत्र में बहती हुई आगे जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो जो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे जो कि लगभग 4,700 वर्ष पूर्व नगर बसे थे। यानी जो जीवन शैली अपनाई गई वो नगरीय जीवन शैली थी और उन नगरों का विकास सिंधु नदी के किनारे पर हुआ। सिंधु नदी व इसकी सहायक नदी के किनारों पे हुआ लगभग 4,700 वर्ष पूर्व। फिर जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, इसके आसपास और तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी सिंधु नदी और गंगा नदी के नगरों के विकास के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। वो सिंधु नदी के नगर जहाँ 4,700 वर्ष पूर्व बसे थे, वहीं गंगा नदी के नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदी जो सोन है वो बिहार में है, अभी वर्तमान में बिहार के पटना ज़िले में आती है ये गंगा और ये सोन नदी। यहाँ पर जो पहला जो एक बड़ा राज्य मगध नाम से स्थापित हुआ और देश के अन्य हिस्सों में भी हुए, लेकिन ये जो हम अभी प्रारंभिक मनुष्य की बात कर रहे हैं कि जो प्रारंभिक कुशल संग्राहक था, प्रारंभिक मनुष्य जिसने खेती करना स्टार्ट करा, प्रारंभिक राज्य जो कौन कौन से बसे, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मगध था, जो वर्तमान के बिहार में आता है, वहाँ पर प्रारंभिक पहला विशाल राज्य स्थापित किया गया। फिर है कि इधर है कि जो ये इस हिस्ट्री की बुक में बार बार आएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप से क्या अर्थ वर्तमान के भारत के क्षेत्र से है? नहीं, इस भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, मालदीव आदि सभी आते हैं। इसे उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? इसे उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं अपनी विशालता और बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की
संज्ञा दे दी जाती है। तो बाद में जब कहीं भी उपमहाद्वीप का जिक्र आएगा तो इसका मतलब सिर्फ आज का भारत का क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र भी की वो बात कर रहा है। फिर है कि लोगों ने जब उस वक्त पैदल यात्राएं करते थे तो लोग यात्राएं दुर्गम हुआ करती थी, फिर भी वो यात्राएं क्यों करते थे? तो इसमें बता रखा है काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, सेनाओं द्वारा दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने हेतु, व्यापारियों द्वारा व्यापार करने के लिए, धार्मिक गुरुओं द्वारा लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए, नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में कुछ लोगों द्वारा उत्सुकतावश भी यात्राएं की जाती थी। इन यात्राओं से क्या प्रभाव पड़ा, क्या इन यात्राओं का क्या रिजल्ट रहा? तो इससे सांस्कृतिक परंपराएं हमारी समृद्ध हुई हैं। पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे के तरीकों का पता चलने लगा। फिर यहाँ बताया गया है कि देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये सिंधु नदी है, इसका पूर्व यानी ये वाला एरिया हो गया। तो इधर से जो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी यूनानी थे, उन्होंने ये सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को इंडोस या हिंदोस कहा, जो आगे चल के इंडिया लोगों को वो कहा और आगे चल के उस क्षेत्र को इंडिया कहा, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र के लिए प्रयोग में आने लगा। इसी तरीके से है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत के लिए भी यही है कि उत्तर पश्चिम से आने वाले जो लोग थे, तो वो जो ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद जो है 3500 वर्ष पूर्व जिसकी रचना हुई, उसमें उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र के लिए बाद में प्रचलन में आ गया। इस तरीके से पूरे देश का नाम भारत पड़ गया। फिर है पांडुलिपि। ये एक पांडुलिपि है। ये पांडुलिपि क्या है? जब पुराने ज़माने में कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तब पांडुलिपियों का प्रयोग किया जाता था लिखने के लिए। इस पांडुलिपि जो है मैन्यूस्क्रिप्ट है, लैटिन शब्द है इसका, जिसमें मैन्यू का अर्थ है हाथ, अर्थात वे पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई हैं। ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्रों पर लिखी हुई मिलती हैं। कैसे ही लिखा जाता है? इसमें ताड़ के पत्तों को काट के उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। इन पांडुलिपियों से किस तरह की जानकारी हमें प्राप्त होती है? तो इसमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, औषधियों, उस वक्त के विज्ञान आदि सभी विषयों की चर्चा हमें इस तरह की पांडुलिपियों से मिलती है। ये मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। ठीक है। फिर एक पांडुलिपि तो हो गई हाथ से लिखी गई पुस्तक, जो कि पेड़ों की छाल से बनाई गई। फिर एक आता है अभिलेख। अभिलेख क्या है? तो जो अभिलेख है वो है पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख, जो लंबे समय तक रह सकते हैं। धातु की सतह पे या किसी पत्थर पे ठोक ठोक के जो लेख लिखते हैं, वो अभिलेख कहलाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है, ये 2250 वर्ष पूर्व अफगानिस्तान के कंधार से एक अशोक जो मौर्य राजा थे, उनके समय का एक अभिलेख मिला है, जिसकी लिपि यूनानी और अरामीक है। ये है अभिलेख, इस तरह का मिला है। अब सबसे पहली बात, लिपि क्या है, भाषा क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो हम चिन्ह प्रयुक्त करते हैं वो लिपि, और बोलने के लिए जो ध्वनियाँ काम में हम लेते हैं वो भाषा कहलाती है। फिर है पुरातत्वविद। क्या होते हैं? पुरातत्वविद वो होते हैं जो अतीत में निर्मित और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन कर इतिहास के बारे में पता करते हैं। वो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष के बारे में, उस वक्त के चित्रों, मूर्तियों, जो उस वक्त के जो औजार जो उन्हें मिलते हैं, जमींदोज हुए हुए या कोई बर्तन, इस तरह के उनका वो अध्ययन करते हैं, वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। फिर बाद में है यहाँ इतिहासकार। क्या होते हैं इतिहासकार? देखिए, जैसे पुरातत्वविद भौतिक अवशेषों का अध्ययन करके इतिहास का पता लगाते हैं, उसी तरीके से इतिहासकार भौतिक अवशेषों का तो अध्ययन करते ही हैं, साथ ही साथ फिर लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं और उनका अध्ययन करके वो इतिहास का पता लगाते हैं। यानी थोड़ा सा ब्रॉड वे में जो होता है, भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित अवशेषों का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं।
और जो स्रोत होता है, स्रोत का मतलब है कि लिखित स्रोत भी हो सकता है, जैसे अभिलेख से मिला, या ताड़पत्रों में जो पांडुलिपियां हैं उनसे हमें कोई जानकारी मिली, उससे हमने इतिहास का पता लगा लिया। हो सकता है वो किसी इमारत का अवशेष हो, तो जिससे भी हमें जानकारी मिली वो एक स्रोत होता है। फिर है अतीत। अतीत एक या अनेक। इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमें जानकारी मिलती है पुरातत्वविदों से या इतिहास जिनका लिखा हुआ है, क्या सबके लिए एक जैसा इतिहास रहा होगा या सबके लिए अलग अलग रहा होगा? अलग अलग, बेशक अलग अलग रहा है। जो राजाओं का जीवन था वो जो जनजीवन था उससे काफ़ी अलग था। पशुपालकों और कृषकों का जीवन शिल्पकार के जीवनों से बहुत अलग रहा होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग संस्कृतियों और व्यवहारों का पालन करते होंगे, रीति रिवाजों का पालन करते होंगे। ग्रामीण लोगों की जीवन शैली नगरीय जीवन शैली से बहुत भिन्न रही होगी, और जैसे मैंने बताया शासकों का जीवन आम लोगों के जीवन से बहुत अलग था। तो हमें जो अतीत मिलता है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए पता चलता है, लेकिन उसके बारे में हम उस समय के सभी लोगों के बारे में हम पता नहीं लगा सकते कि उनका जीवन शैली किस तरीके से रही होगी। तो जो अतीत है वो सबके लिए अलग अलग रहा होगा। उसके मतलब वहाँ इस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है। फिर है तिथियाँ। तिथियाँ किस तरीके से हम कैसे कह सकते हैं ईसा पूर्व, ईसा बाद में, इसका क्या मतलब है? तो ये पूरे संसार में एक निश्चित मतलब टाइमलाइन डिसाइड करने के लिए ईसा मसीह के जो जन्म दिवस को प्रारंभिक बिंदु मान लिया गया, जो कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ था। उससे पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व कहा गया और उसके बाद में ईसवी सन कहा गया कि भाई 100 ईस्वी सन में, 200 ईस्वी सन में, 1500 ईस्वी सन में कहा गया। तो जो 2000 का जो पॉइंट है उसे हमने स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया, स्टार्टिंग बिंदु मान लिया। तो उससे पहले के लिए हम BCE भी कहते हैं, यानी बिफोर कॉमन ईरा। प्रारंभिक बिंदु को हम AD भी कहते हैं, यानी एनो डोमिनी भी कहते हैं। CE कॉमन ईरा भी कहते हैं। कई बार 2000 वर्ष पूर्व से पहले की घटनाओं को हम BCE भी कहते हैं, यानी बिफोर प्रेजेंट। यानी इससे हम ये बता सकते हैं जैसे मैंने बताया सिंधु नदी के आसपास जो है नगरीय जो जीवन शैली है उसका विकास 4700 वर्ष पूर्व हुआ। अगर मुझे इसे ईसा पूर्व बोलना हो तो 2000 को अगर पॉइंट मानूं तो मैं इसको इस तरीके से कह सकती हूँ कि 2700 ईसा पूर्व सिंधु नदी के आसपास नगरीय जीवन शैली का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें बस ये सभी बताया गया है। फिर है कि जो अभिलेखों में जो लिपियाँ उत्कीर्ण कराई जाती हैं तो वो इतिहासकारों द्वारा पढ़ी कैसे जाती हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि कोई अभिलेख जो होता है उसमें एक ही बात 2 या 2 से अधिक लिपियों में पढ़ी जाती है। अब अगर एक भी लिपि अगर इतिहासकार या वहाँ के रहने वाले लोकल लोग हैं वो पढ़ना जानते हैं तो दूसरी जो सेम जो शब्द दूसरी भाषा में लिखे हुए हैं, दूसरी लिपि में लिखे हुए हैं, उनके समानार्थक ध्वनियों की पहचान करी जाती है और इस तरीके से उस लिपि को पढ़ना संभव हो पाता है। एग्जाम्पल इसका ये दे रखा है कि उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। तो वहाँ एक अभिलेख मिला है रोसेटो नामक एक कस्बे में, जिसमें जो लेख है वो यूनानी और मिस्री लिपि जो है इजिप्शियन लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ था। अब यूनानी वो पढ़ना जानते थे तो जो मिस्र के जो चिन्ह थे उनसे उन समानार्थक ध्वनियों की पहचान की गई और उन्हें पढ़ना संभव हो पाया। इसमें बताया गया जो राजा रानी के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखे होते हैं जिसे कारतूस कहा जाता है, ये सभी इसमें बताया गया है। यात्रा, पांडुलिपि वही उपयोगी शब्द हैं इसमें। तो पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई पुस्तक, ताड़पत्रों से अभिलेख, धातु या पत्थर पर उत्कीर्ण किया हुआ लेख। पुरातत्व जो भौतिक स्रोतों से इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार भौतिक स्रोतों और लिखित स्रोतों दोनों से अध्ययन करते हैं। स्रोत वो चीज़, वो माध्यम जिससे आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हो, चाहे वो कोई पुस्तक है, चाहे कोई वो किसी इमारत का अवशेष है, किसी मंदिर का अवशेष है, कोई बर्तन का अवशेष है, स्रोत वो होता है। अज्ञात लिपि का अर्थ कैसे निकालते हैं? 2 या 2 से अधिक भाषाओं में अगर लिखी हुई है और अगर हम एक भी लिपि पढ़ना जानते हैं तो दूसरी लिपि से हम समानार्थक ध्वनियों की पहचान करते हैं और उस लिपि को हम पढ़ पाते हैं। फिर इसमें तिथियां बताई गई हैं। कृषि का जो प्रारंभ है वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ हुआ? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास हुआ। सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो बताया था 4700 वर्ष पूर्व हुए। वहीं गंगा घाटी के नगर 2500 वर्ष पूर्व हुए। मगध जो बड़ा राज्य है उसका भी लगभग वो तभी स्थापित किया गया वो
और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ईसा मसीह के जन्म को हम स्टैंडर्ड पॉइंट मान लेते हैं। उनसे पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व, उनके जन्म के बाद की घटनाओं को ईसवी सन में कहा जाता है। थैंक यू।